नमस्कार, आज हम भारत के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एक समय हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे और आज के समय इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है या जैसी होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए एक सिस्टमैटिक स्टडी की ज़रूरत है और उस स्टडी से हमें पता पड़ेगा कि भारत को क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था और ये धीरे-धीरे कैसे डिक्लाइन हुई और ये कैसे रिवाइव कर रही है। देखिए अ 2500 प्लस बीसीई से हमारे कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जिसके बेसिस पे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भारत की इकोनॉमी थी, वो वर्ल्ड की सबसे प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो इकोनॉमी थी, उससे बेहतर जो इकोनॉमी आई, वो वैदिक टाइम में आई और फिर वैदिक टाइम से धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रही है। और ये देख रहे हैं, जैसा आप इमेज देख रहे हैं, तो वन कॉमन एरा से लेके 1991 तक लगभग 2000 साल का इतिहास है। तो ये ग्रेजुअल मैनर में आपको देखने को मिलेगी कि धीरे-धीरे ये कम होती गई और 1991 के बाद ये ग्रेजुअली क्या है, ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, यानी हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। अब इस इमेज से आपको देखने को पता पड़ेगा कि किस टाइम में भारत की इकोनॉमी कैसी थी। सबसे पहले है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। बट उसके बाद जो वैदिक पीरियड आया, वो सबसे बेहतर टाइम था हमारी इकोनॉमी को लेके, जिसको हम गोल्डन इरा भी कह सकते हैं। हालाँकि बहुत सारे लोग जो गुप्त एम्पायर था, उसको गोल्डन इरा बोलते हैं, क्योंकि उस समय सोने की जो क्वालिटी थी, वो सबसे अच्छी थी। मगर यहाँ पे इस इमेज से ये पता पड़ता है कि जो वैदिक पीरियड था, उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी, सबसे अच्छी थी। फिर उसके बाद महाजनपद इरा आया, जिसमें ग्रेजुअली डिक्लाइन देखने को मिला, नोटिसेबल डिक्लाइन देखने को मिला। फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर आया, उसमें भी 50% डिक्लाइन देखने को मिला। फिर गुप्ता जो एम्पायर है, गुप्त एम्पायर जो है, वो वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। फिर जो अर्ली मिडल जो टाइम था, उसमें हमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला। फिर जो दिल्ली सल्तनत था, उसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। मुगल एम्पायर के समय में थोड़ा-सा इकोनॉमी हमारी स्ट्रेंथन हुई, बट ब्रिटिश टाइम में हमारी इकोनॉमी डाउन हुई और जब भारत आज़ाद हुआ, तो हमारी इकोनॉमिक की जो कंडीशन थी, बहुत खराब थी। अब यहाँ पे हम पॉलिटिकल सिस्टम को भी स्टडी करेंगे कि वो कौन-सा पॉलिटिकल सिस्टम था, जहाँ पे भारत की जो इकोनॉमी थी, सबसे अच्छी थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय अर्बन सिटी गवर्नेंस जो का मॉडल था हमारे पास, जहाँ पे प्लान सिटीज थी, ट्रेड था। फिर वैदिक पीरियड आया, जहाँ पे ट्राइबल रिपब्लिक एंड मोनार्की सिस्टम था, जहाँ पे सभा समिति एंड लोकल पार्टिसिपेशन था। फिर महाजनपद एरा आया, जहाँ पे मोनार्कीज एंड रिपब्लिक हम देखने को मिला, जहाँ राइज ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन देखने को मिला। फिर मौर्यन एम्पायर आया, जहाँ पे सेंट्रलाइज एम्पायर आया, जहाँ पे चंद्रगुप्त और अशोका ने जो है वो भारत का विस्तार करा। फिर जो गुप्त एम्पायर आया, उसमें एम्पेरिकल मोनार्की आया, जहाँ डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड देखने को मिला। फिर आया रीजनल किंगडम्स, जहाँ पे मल्टीपल डायनेस्टीज थी, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, राजपूत। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो टाइम आया, जहाँ पे सेंट्रलाइज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला। फिर इसके बाद जो है मुगल एम्पायर आया, जहाँ पे मनसबदारी सिस्टम आया, रेवेन्यू रिफॉर्म्स आए। फिर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये क्राउन रूल आ गया। फिर उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देखने को मिली, जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड फेडरल स्ट्रक्चर है। अब ये देखते हैं हम कि किस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी। देखिए, एंशिएंट इंडिया में हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी और ऑलमोस्ट 30 टू 32% ग्लोबल जीडीपी थी। देखिए, इस समय दुनिया का कितना भी इकोनॉमिक किसी भी कंट्री की अच्छी हो, उसका 14-15% जीडीपी नहीं है और हमारी एक समय में 30-35 प्लस 30-35% ग्लोबल जीडीपी थी। फिर मेडिवल एरा आया, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी थोड़ी-सी डाउन हुई। अब यहाँ पे हमारे टेक्सटाइल थे, जो आपने सुना है स्पाइस रूट, सिल्क रूट, वो इस टाइम में स्ट्रेंथन हुए। फिर आया हमारा ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल जब आया, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। देखिए, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज को जानबूझ के बर्बाद किया गया। अब इंडस्ट्रीज को क्यों बर्बाद किया गया? ताकि आप ब्रिटेन के बने हुए प्रोडक्ट्स को परचेज करें। जी हाँ, इसीलिए जानबूझ के जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन थी, उसको डिस्ट्रॉय करा गया। फिर इंडिपेंडेंस के समय या जो लेट ब्रिटिश रूल था, उस समय अकाल पड़ते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था और पर कैपिटा इनकम कम था।
जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे। लिटरेसी रेट काफ़ी कम था, ऑलमोस्ट 18% था और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 साल थी, जो काफ़ी खराब थी किसी भी कंट्री के लिए जो आज़ाद हुआ हो। फिर उसके बाद 1990 1950 के में हमने 5 ईयर प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करा और उसका हमें फ़ायदा देखने को मिला और ग्रेजुअल मैनर में ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ न्यू गवर्नमेंट कि वो एकदम से क्या है इकोनॉमी को बहुत अच्छी कर देगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने बस बटन दबाया और रॉकेट क्या है जंप कर गया। इसमें समय लगता है। बट यहाँ पे भी कुछ फॉल्ट थे, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। उसकी वजह से क्या हुआ 90 के दशक तक आते-आते हमारी जो इकोनॉमी थी, जो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रही थी, वो डाउन हो गई। फिर जो हम 90s के समय में हमने अपना मार्केट को ओपन कर दिया, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी हमने ली, उसका फ़ायदा देखने को मिला। तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया और आईटी रिवॉल्यूशन देखने को मिला। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था और आज 2025 में इंडिया की इकोनॉमी का जो एक कंपैरेटिव स्टडी है, वो कैसी है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो लिटरेसी रेट 12% था और आज के समय में 18% है, जो कि काफ़ी एप्रिसिएबल है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो एवरेज लाइफ थी, वो 32 साल थी, आज के समय में 70 से ज़्यादा है। जो जीडीपी हमारी $30 बिलियन थी, वो आज $4 ट्रिलियन तक पहुँच गई, जो कि कमेंडेबल है। फिर जो फूड प्रोडक्शन है, वो डिफिसिट में था और आज हम मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। जो पॉवर्टी रेट है वो बहुत ज़्यादा था, आज के समय में कम हुआ है, बट अभी भी हमें बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। जो इंडस्ट्रियल बेस था हमारा लिमिटेड था, आज के समय में काफ़ी अच्छा है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और हर सेक्टर में हमारा यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और एक्सपोर्ट हो रहा है। जो कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी, आज के समय में वो आईपी बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। बट ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि आज के समय में ही हमारी जो इकोनॉमी है वो आईपी बेस्ड है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड है। अ, चाहे वो एंशिएंट टाइम हो, चाहे हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो या वैदिक टाइम हो, वहाँ पे आईपी को हमने सबसे ज़्यादा जनरेट करा। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही थी भारत में। बहुत तरह के हमारे पास जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, वेद हैं, पुराण हैं और उसके अलावा जो हमारे पास टेक्स्ट हैं, उपनिषद हैं, उनमें ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे मेटलर्जी से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। ऐसा कोई एरिया नहीं था, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात हो, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात हो, भारत टॉप पे था। और बहुत सारे लोग जो भारत में आए और भारत में रह के उन्होंने पढ़ाई करी, बाद में यहीं के जो लिटरेचर थे, वो वहाँ पे लेके गए और उन्होंने उस थॉट को ग्लोबल लेवल पे दिया। लोग भूल गए कि जो ओरिजिनल थॉट है वो उनकी नहीं है। वो भारत ने डेवलप करा, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे वो सर्जरी हो, वो पूरी दुनिया को हमने दिया। और समय के साथ हम उन सारी चीज़ों को भूल गए। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब आप गुलाम होते हैं, तो आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता जिस पे आप राइट कर सकें। एक लंबा दौर हमने गुलामी का देखा और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तब से हम धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हैं और आज जो हमारी इकोनॉमी है, वो सैटिस्फैक्टरी है, बट इतनी नहीं है जो हमारी कभी हुआ करती थी। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहाँ हम ग्लोबल ट्रेड में हमारा 32 से 35% हिस्सा था, आज वो सिमट के थ्रू 2 और 3% रह गया है, जो बहुत ही मतलब क्या है अच्छा नहीं है। इस ग्लोबल ट्रेड में हमें अपना जो शेयर है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं। जब तक ये रेशियो हम बना रहेगा, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं हो सकती। तो हमें फ़ोकस इस बात पे करना है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो। और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए आपको आईपी पे काम करना पड़ेगा, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए आपको फ्री विल को प्रमोट करना पड़ेगा। एक ऐसा भारत का निर्माण करना पड़ेगा जहाँ हर इंसान अपनी बात को बिना किसी डर से कह सके, किसी भी सेक्टर में काम कर सके। क्योंकि अक्सर
आविष्कारों के साथ, नई थ्योरीज़ के साथ ऐसा होता है कि वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। क्योंकि वो जो थॉट्स होती हैं, वो अपने ज़माने से बहुत आगे की होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। बट यहाँ पे लोगों को प्रोग्रेसिव माइंड को से उस पे सोचना पड़ेगा, तब जाके भारत ग्रो करेगा। तो यूथ हैं उनको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा और जो भारत का भविष्य है, इस यूथ के हाथों में है। तो वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो या सर्विस हो, भारत बहुत अच्छा कर सकता है। तो जैसा आपने देखा कि जो आईटी रिवॉल्यूशन है, जो 2000 के आस-पास हुआ था और भारत को उसका काफ़ी फ़ायदा मिला था। बट अनफॉर्च्यूनेटली जब से ये एआई आया है और एआई में भारत का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, जितना होना चाहिए। मुझे उम्मीद है हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख के हम इस दिशा में आगे काम करेंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने देंगे। और सोने की चिड़िया का तात्पर्य बस इतना है कि ग्लोबल ट्रेड में हमारा सबसे बड़ा हिस्सा होगा और मुझे उम्मीद है भारत अपने मूल्यों पे टिका रहेगा और जो उसकी पॉलिसी है वो इस बात पे फ़ोकस करेगी कि जो वसुधैव कुटुंबकम का था, यानी पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है, इसलिए हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे और हम इकोनॉमी के चक्कर में पूरे वर्ल्ड में जो है अनरेस्ट नहीं फैलाएँगे, जैसा कि अमेरिका ने कर रखा है। अपने हथियारों को बेचने के लिए दूसरे देशों पे अटैक करता है। लोगों एक ग्लोबल लेवल पे एक फ़ियर का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जहाँ पे हथियारों की होड़ होती है, ताकि वो अपने हथियार बेच सके। अनजस्ट ट्रेड जो रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगाएगा, टैरिफ्स नहीं लगाएगा क्योंकि उससे क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, उसपे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। तो भारत अमेरिका नहीं है। हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो खाली पैसा नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ विथ पीस यानी हम विकास भी चाहते हैं, मगर विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका कल्याण हो। तो हमें अपने रूट्स पे काम करना पड़ेगा। एक हमारा जो पुराने टाइम का जो सिस्टम था, वो सिस्टम धर्म के आधार पे था, यानी ड्यूटी बाउंड सिस्टम। तो ये हम जब से ड्यूटी बाउंड सिस्टम से राइट बेस्ड सिस्टम पे आए हैं, तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। हर इंसान को अपनी ड्यूटीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि पब्लिक को ही अपनी ड्यूटीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अपना ड्यूटीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दे आर सर्वेंट। वो पब्लिक की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। पब्लिक ने उनको अपॉइंट करा है, वो अपनी सेवा के लिए। प्रॉब्लम ऐसा बन गया है कि एक आज के समय में एक रेगुलेटरी सिस्टम बन गया है, जहाँ पे हर चीज़ का कंप्लायंस है और इतने साइंटिफिक टैक्सेस लगा रखे हैं और इतना कुछ सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बना गया है कि जहाँ पे इंसान की फ्री विल खत्म हो गई है और इतना परेशान रहता है कि कुछ वो क्रिएटिव नहीं कर सकता और विदाउट क्रिएटिविटी आप ग्रो नहीं कर सकते। तो क्रिएटिविटी के लिए फ्री विल ज़रूरी है और फ्री विल के लिए लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो जब तक फ्री विल नहीं होगी, लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रो नहीं करेगी और अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रो नहीं करेगी, देश का विकास नहीं हो सकता। सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर इस बात को सरकार समझ जाए, डिक्टेटर रिजीम को खत्म करके एक वेलफेयर स्टेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, उस पे हम वापस आ जाएँ और लोक कल्याणकारी नीति बनाएँ और जहाँ पे हर इंसान बिना किसी डर के गवर्नमेंट को अप्रोच कर सके, अपनी बात कह सके, सो दैट हम सभी क्या है देश के विकास में योगदान दे सकें। तो ये तो मेरा मैसेज था, इसमें आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।